चैप्टर नंबर 1, क्या नाम है इसका? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सुन लो तुम भाई। तो हमारे पास ये चैप्टर है मेरे बच्चे, बात ना करना, शांति सुनो। इस चैप्टर को, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स से थोड़ी सी ज्यादा हार्ड है, बिकॉज पढ़ने के लिए इसमें ज्यादा है, याद करने के लिए इसमें ज्यादा है, आंसर में नंबर मिलेंगे कम इसके। तो इसीलिए थोड़ा सीरियसली इसको देखना है। हमें इंडियन इकोनॉमी को लिखते हुए याद रखना है कि इसके आंसर्स को हमें पॉइंट्स में लिखना है, हमेशा पैराग्राफ में नहीं लिखना। इंडियन इकोनॉमी को लिखते हुए हमें याद रखना है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाए ये उम्मीद मत लगाना। टॉपिक यही रहेगा, क्वेश्चन बहुत अजीब सा कुछ केस सा बनाकर आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझना ज्यादा है, पढ़ना भी तो है बट समझना ज्यादा है, बिकॉज इसकी आंसर राइटिंग जो होगी वो थोड़ा समझने से ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रटना। रटर तो तुम इसे सकते ही नहीं हो, ठीक है। इसके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बड़े खतरनाक है, क्योंकि एक एक नंबर वाले के लिए तो इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, छोटे छोटे एक डेट, ईयर, है ना, ये सब आ सकता है। बात समझ में आई? तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो पढ़ने के लिए है वो फॉरेन ट्रेड और एग्रीकल्चर सेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया। तो जब घर जाएं, मैं पहले चैप्टर पूरा पढ़ाता हूं, फिर इस चैप्टर में लास्ट में आपको रैंक दूंगा क्वेश्चन, ये पहले क्या पढ़े, फिर क्या पढ़े, फिर क्या पढ़े, फिर क्या पढ़े, ठीक है। बट अगेन मैंने आपको जैसे बताया था कि अभी 2 महीने के लिए आपके दोस्त जो होने चाहिए वो 3 चीजें आपकी बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दूसरे सैंपल पेपर और तीसरे टेस्ट आप दें। इन 3 को दोस्त बना लो, आपका काम हो गया, ठीक है। तो फिर आप लोग जाएं, सैंपल पेपर्स उठाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएं और देखें कि इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। फिर टेस्ट हमारे पास होगा कमिंग सैटरडे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 का टेस्ट दें, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी स्टडी करें, निपटाते चले इसे, आराम से टाइम मिला हुआ। जैसे कोई मुझे आगे बोले कि पढ़ाई कब से करें, अभी से, सीधी बात है, ठीक है ना। अभी से पढ़ के नंबर आएंगे 100%, मैं तो कह रहा हूं पक्का आएंगे, पढ़ो तो लेकिन। क्लियर भाई? तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इस चैप्टर के बेसिक पार्ट से। जैसे कि ये ओरली पार्ट है, इसमें कुछ लिखने के लिए नहीं, आप सुन लो बस। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो 1757 में फॉट हुई है और फाउंडेशन माना जाता है उसे ब्रिटिश एम्पायर का, ठीक है। तो बस एक बैटल ऑफ प्लासी 1757, ये आप लोग दिमाग में नोट कर लेना, क्लियर। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद से आपके देश को लगभग 200 प्लस ईयर्स तक इन्होंने ऑपरेट किया। और अगर हम अपने कंट्री के रूल की बात करें तो उस टाइम पे जो हमको बोला जाता था वो कॉलोनियल रूल बोला जाता था, कॉलोनाइजेशन। कॉलोनियल रूल का मतलब होता है कि एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। मैंने पहले ही बताया आप लोग कॉलोनियल रूल। फिर हमारे पास जो आता है कि इनके आने से पहले हमारा देश कैसा था, तो एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। हम लोग वेल नोन थे अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, और देश की एग्रीगेरियन इकोनॉमी ही थी, मतलब एग्रीकल्चर पे हम लोग डिपेंडेंट थे। इकोनॉमी एक अच्छे सेल्फ रिलायंट भैया प्रॉस्परस तरीके से बढ़ रही थी, मुगल टाइम ही था वो वाला, बढ़ रही थी, कोई इतनी दिक्कत परेशानी नहीं आ रही थी। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में हमारी अच्छा काम कर रही थी, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स में, ठीक है। और इसके बाद हमारे हमारे जैसे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंगाल में जो आजादी से पहले की बड़ी फेमस थी, जिसमें जिसका कपड़ा आज भी आता है, मसलिन बोलते हैं उसके, MUSLIN, कॉटन की बहुत प्योर फॉर्म होती है वो, बहुत महंगा कपड़ा आता है आज भी उसका। तो ये सब चीजें हो रही थी इनके आने से पहले, बट इनके आने के बाद तो सब खराब होता शुरू हो गया। अब अल्टीमेटली मैं आपको ये सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ, उसका फाउंडेशन बता रहा हूँ, चैप्टर नहीं पढ़ाना शुरू करा मैंने, ठीक है। जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा आपको। फिर अल्टीमेटली हमारे देश के अंदर कॉलोनाइजेशन आया। तो कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है कि एक ये सिस्टम है, इस सिस्टम में पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन हो जाती है दो देशों के बीच में। तो एक बंदा उसमें रूलर होता है और एक बंदा उसमें कॉलोनी होती है। तो रूलर कौन थे? ब्रिटिश, और कॉलोनी कौन थे? हम लोग। तो इसलिए क्या बोला उसको? कॉलोनियल रूल। क्या बोला? कॉलोनियल रूल। क्लियर हुआ यहां तक भी? बस बाकी मुझे नहीं लगता कि एक नंबर में और कुछ आपका आएगा यहाँ पे। अब तो चैप्टर ही शुरू करते हैं। कॉलोनाइजेशन में आ सकता है, बैटल ऑफ प्लासी बता दिया, ये सब बता दिया, और कुछ नहीं। हाँ, 2 नाम याद रख लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है।
कि एक तो दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, फिंडले शिरास, VKRV राव और RC देसाई, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने शुरू में जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ कि पहली इकोनॉमिक प्लानिंग में कंट्रीब्यूट किया। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हें नाम याद रखना है वो डॉक्टर राव का है, डॉक्टर VKRV राव। इनका नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि जो सबसे पहला पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम का सिग्निफिकेंट रोल हमारे देश में समझाया वो इन्होंने समझाया। ठीक है, तो 3-4 नाम जरूर कर जाना, ये पक्का, इसका भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आने के चांसेस हैं। क्लियर आगे भाई, पक्का, चलें आगे। अब आ जाते हैं भैया सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इसका चैप्टर का पार्ट जिसका नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम ये देखते हैं कि आपके देश में हर एक सेक्टर में ब्रिटिशर्स क्या क्या करके गए। तो देश आजाद हो चुका है और तुम थोड़ा पास्ट को जान रहे हो कि पास्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के अंदर क्या क्या नुकसान जो है वो किया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे आप लोग आ गए। आप लोग जैसे कि जानते थे कि हमारे कंट्री में लगभग 85% पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे। तो मेरी तो देश बिल्कुल एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, मेरी देश का तो बिल्कुल स्तंभ है एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर ही खराब हो गया तो देश ही खराब हो गया। अब हमारे देश में एग्रीकल्चर में एक मेजर ड्रॉबैक देखने के लिए मिला। वो ड्रॉबैक को हमने नाम दिया, स्पेशली नाम दिया, जिसको उन्होंने बोला स्टैग्नेशन। क्या नाम दिया? स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है अच्छी चीज भी बुरी हो गई, स्टैग्नेंट हो गई, बेकार हो जाना। ठीक है, स्टैग्नेशन हुआ। तो स्टैग्नेशन, तो आपके पास पहला क्वेश्चन इससे ये बनता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट हो गया तो स्टैग्नेंट का मेन रीजन क्या है? तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एक्सप्लेन द मेन रीजंस ऑफ स्टैग्नेशन। एक्सप्लेन द मेन रीजंस ऑफ स्टैग्नेशन, कि आपके पास स्टैग्नेशन के रीजंस पूछे जाएं। मेन रीजंस ऑफ स्टैग्नेशन, कि क्या क्या मेन रीजन है स्टैग्नेशन के एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो नंबर 1 सबसे पहला रीजन मेरे पास जो आया बच्चे, वो आया है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या आया बोलो? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम का मतलब हमारे पास क्या है? लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर आपको याद रखना है सेटलमेंट का क्या मतलब हुआ। सेटलमेंट का मतलब हुआ कि यहां पे सेटलमेंट हुई है 2 लोगों के बीच में, दरअसल 3 लोगों के बीच में ट्रायंगुलर रिलेशनशिप हुई है यहां पे। एक है ब्रिटिश गवर्नमेंट, दूसरे हैं जमींदार और तीसरे कौन है? जो पहले ऑनर थे और क्या बन गए? टीलर ऑफ द सॉइल। तो मकान मालिकों को, जमीन के मालिकों को जमीन का किराएदार बना दिया गया। तो ऑनर ऑफ द सॉइल विल बिकम द टीलर ऑफ द सॉइल। और उन टीलर्स ऑफ द सॉइल के ऊपर एक पर्सन अपॉइंट किया गया जिसको हमने क्या बोला? जमींदार। और जमींदार एक रेवेन्यू कलेक्टर था जिसका काम था जमीनों से रेवेन्यू का कलेक्शन करना। और इसको रेवेन्यू कलेक्टर को अपॉइंट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो क्या हो रहा था कि पहले जमींदार जो है वो जो टीलर थे, जो भैया फसल पे काम कर रहे थे, वो फसलों पे काम कर रहे थे। काम करने के बाद उस पे लगा हुआ टैक्स, उस टैक्स का नाम क्या था? लगान। क्या नाम था? वो किसको दे रहे थे? जमींदार को। जमींदार उसमें अपना कट काट रहा था और अपना कट काट के किसको दे रहा था? वो गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट को? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये सेटलमेंट था। ये क्या था? सेटलमेंट। इसी सेटलमेंट सिस्टम को हम लोगों ने नाम दिया जमींदारी। जमींदारी सिस्टम, यही मेरे पास था क्या सिस्टम? जमींदारी सिस्टम। और जमींदारी सिस्टम में बेटा जी जो जमींदारी थी, जो टैक्स था, उस टैक्स का नाम हमारे पास क्या था? लगान। मैंने पहले बहुत समझाया है आपको, अपनी बुक्स में, अपने नोट्स में इसको देख लेना, मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। इसके अमाउंट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए थे, डेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी थी कि आपको इतना जमा, वही जो लगान है वो कलेक्ट करना ही करना है। और लगान कलेक्ट करने के बाद भी कुछ नहीं किया। तो पहला रीजन तो ये है जिसको हमने क्या नाम दिया? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टैग्नेशन का पहला रीजन कौन सा? मेरे साथ रिपीट कीजिए। लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर क्या आया? जमींदारी। जमींदारी के अंदर क्या आया? टैक्स। और टैक्स का नाम क्या है? लगान। और जमींदारी सिस्टम में कौन सा रिलेशनशिप है? ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है। किसके बीच में? ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार और टीलर ऑफ द सॉइल। डन, बहुत बढ़िया। बस इतना ही देखना है, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, पढ़ नहीं रहे भाई। नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं, इसमें स्टैग्नेशन का एक रीजन जिसका नाम है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे देश का पूरा एग्रीकल्चर जो है कमर्शियलाइज्ड हो गया। और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो तुम एक लाइन में समझा दोगे, बताओ क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ फूड क्रॉप इनटू कैश क्रॉप। ये तो मैंने याद करवाया था भाई। हमने क्या कहा? यहां पे सेल्फ कंजप्शन के लिए क्रॉप बची नहीं, और इसमें जो फूड क्रॉप थी वो फूड क्रॉप कन्वर्ट होकर किसमें बदल गई? हमारे पास कैश क्रॉप में। तो ये एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम आई, शिफ्टिंग हो गई फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में। तो ये बुरा नहीं था, बुरा इसलिए था कि देश के पास सेल्फ कंजप्शन के लिए जो था वो खत्म हो गया। ठीक है,
मतलब हमारे पास अपने लिए नहीं बचा, सिर्फ किसके लिए बचा, बाजार में बेचने के लिए बचा। वो भी क्या बेच रहे हैं, फूड क्रॉप नहीं बेच रहे, कौन सी क्रॉप बेच रहे हैं, कैश क्रॉप। मतलब वीट बेच रहे होते तो बहुत अच्छी बात थी, है ना, बट वीट नहीं बेच रहे, हम क्या बेच रहे हैं, इंडिगो बेच रहे हैं, कॉटन बेच रहे हैं, जूट बेच रहे हैं, ये सब बेच रहे हैं। समझ में आया। तो फूड क्रॉप कन्वर्ट हो गई कैश क्रॉप में, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने हमें क्या समझा था, रॉ मटेरियल का सप्लाई। उनको ब्रिटिशर्स को, इंडियंस को क्या बनाना था, रॉ मटेरियल का सप्लाई। तो हम रॉ मटेरियल सप्लायर तभी बन पाते जब हम एग्रीकल्चर में भी क्या ग्रो करते, रॉ मटेरियल। तो उन्होंने सारा रॉ मटेरियल ग्रो कराया हमसे। क्लियर। नंबर थर्ड पॉइंट, हमारी कंट्री के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया गया एग्रीकल्चर पे, जिससे मेरी कंट्री का एग्रीकल्चर गिर गया, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मेन रीजन जो वो है, 3 पॉइंट बहुत है। इसका मेन रीजन आपके पास है स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। उन्होंने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी हमारे एग्रीकल्चर में, सिर्फ लगान लेते रहे, रेवेन्यू कलेक्ट होता रहा, ठीक है, लेकिन ना उन्होंने हमें कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, ना ही हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करी, ना ही हमारा ड्रेनेज सिस्टम इंप्रूव किया, कुछ भी इंप्रूव नहीं किया। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लो लेवल प्रोडक्टिविटी का कारण एक और आता है, वो लिख के आना, करे आंसर आया तो, वो ये होता है कि जमींदारी, जो जमींदारी सिस्टम में जमींदार अपॉइंट हुए थे, तो जमींदार हैड नो रूट्स इन द विलेजेस। मतलब फॉर एग्जांपल कि हमारे हरिद्वार की सारे खेती पे कोई जमींदार लगा, तो जमींदार कहां का था, उड़ीसा का था, या जमींदार कहां का था, तमिलनाडु का था। तो उड़ीसा का भाई जमींदार हमारे शहर में जमींदारी कर रहा है, ना भाषा जानते हम उसकी, ना फीलिंग्स जानते, ना हमारी प्रॉब्लम्स पता है, ना उसे ये पता है यहाँ खेती कौन सी होती है। उसे तो सिर्फ एक बात पता है, क्या पता है, लगान लेना। क्या लेना है, ये पता है उसे। यही सिस्टम आज ही फॉलो होता है देश के अंदर। कहां फॉलो होता है, यस, हमारे यहां जो डीएम अपॉइंट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको बोलते हैं कलेक्टर, क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ जमींदारी है वो। ठीक है ना। वो भी आप देखना कभी सेम स्टेट का सेम स्टेट में, सेम डिस्ट्रिक्ट का सेम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता। ठीक है ना, वो अलग आएगा, दूर से कहीं से आएगा। यहाँ पे कभी देखना, यहाँ पे कप्तान या कोई डीएम होगा तो साउथ इंडिया का होगा, देखना तुम, है ना। तो वो ऐसे ही अपॉइंट हो गए कि ताकि वो सीधा बस उसका एक ही काम हो कि देश के पास रेवेन्यूज के चीजों को बढ़ाओ। तो कलेक्टर का काम भी हमारे पूरे के पूरे गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेज से रेवेन्यू कलेक्शन करना ही है। ठीक है, तो काइंड ऑफ वही हो गया। तो वो जमींदारी से ही कॉन्सेप्ट आया है कहीं ना कहीं। समझ में आया। तो जमींदारी कोई रूट थी नहीं, तो उनको पता ही नहीं था कि प्रोडक्टिविटी यहाँ की इंक्रीज कैसे हो सकती है। तो इसीलिए मेरे देश की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल गिर गई। 3 पॉइंट समझ में आए, पक्का। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब देखते हैं कि इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा कैसा नाश मारा है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर तो वैसे ही हमारे देश में इतना कुछ था नहीं, बट इन्होंने जितना था उतना भी खत्म कर दिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एक बात आपको ध्यान समझनी है कि आप लोगों को इसके अंदर स्पेशली एक पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। जो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, या व्हाट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है ना, ब्रिटिश एरा में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, तो उसमें डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये पॉइंट हमारे पास है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का डिक्लाइन हुआ, जिस डिक्लाइन में हमारे पास हुआ है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इसको समझ लेना मेरे से। इसका मतलब होता है कि लगी लगाई इंडस्ट्रीज का बंद होना। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रीज चल रही थी उन्हें भी सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। और हमारे देश के अंदर एक इंडस्ट्री चल रही थी, इसका नाम क्या था, हैंडीक्राफ्ट। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन 100% किसका हुआ होगा, हैंडीक्राफ्ट। तो टॉपिक यहां से बन जाता है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में अगर आपसे क्वेश्चन में आंसर लिखना है तो कैसे लिख के आएंगे, कैसे, ये क्या बंद कर दिया, लॉक भैया इसमें लॉकआउट कर दिया गया, नहीं, ये कैसे डिक्लाइन हुआ है, कैसे डिक्लाइन हुआ है, ये डिक्लाइन हुआ है सिस्टमैटिकली डिक्लाइन। कैसे हुआ है, सिस्टमैटिकली डिक्लाइन। और इसको डिक्लाइन जो किया गया वो 2 फोल्ड टेक्निक से डिक्लाइन किया गया। 2 तरीके लगाए इसको डिक्लाइन करने के। ठीक है, 2 फोल्ड टेक्निक। वो नंबर 1 क्या है, सबसे पहले हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल्स को उन्होंने खुद कंज्यूम करना शुरू कर दिया टू गेट रॉ मटेरियल। तो जब देश की फैक्ट्री के पास रॉ मटेरियल ही नहीं जाएगा तो देश में फैक्ट्रियां चलेगी कैसे, पहला। समझ में आया। दूसरा, टू सेल फिनिश गुड्स, टू सेल फिनिश गुड्स इन इंडियन मार्केट,
टू सेल फिनिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। और ये फिनिश गुड्स कौन सी इंडस्ट्री में बन रहे थे? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में बन रहे थे। 2 पॉइंट इनफ। तो जब एक बात सुनिए, ये आपको बिल्कुल कनेक्ट हो जाओगे आप इससे। जो फैक्ट्रियां हैं ऑलरेडी, उनमें कच्चा माल रॉ मटेरियल पहुंच नहीं रहा, तो माल कैसे बनाए आगे फिनिश गुड्स? दूसरा, जो महंगा पहुंच भी रहा है, मतलब कुछ महंगा मुंगा करके हम ले भी रहे हैं, तो फिर ये लाके वही सेम चीज ब्रिटिश प्रोडक्ट की बेच रहे हैं हमारे दाम से सस्ती। तो हम कह रहे हैं यार ये क्यों ले? आज भी आप इंडियन प्रोडक्ट को अवॉइड कर देते हैं, चाइनीज ले लेते हैं, क्योंकि प्राइस मैटर करता है। क्या मैटर करता है? तो कहीं ना कहीं धोखा तो ये भी इंडिया के साथ ही हो रहा है, चाइनीज गुड्स ले जाते हैं जब आप, तो बट यही तभी भी हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे में फैक्ट्रियां चलेंगी या बंद हो जाएंगी? तो वो हो गई बंद भाई। पॉइंट यही है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या हो गया? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन हो गया। अब इस डिक्लाइन का, अब टीचर ये पूछ सकता है कि इस डिक्लाइन का तुम्हारे, अच्छा एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस डिक्लाइन का इकोनॉमी पे पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ या नेगेटिव इंपैक्ट हुआ? तो ऑब्वियस बात है, क्या इंपैक्ट हुआ? तो आप वहां पे लिखेंगे कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। पॉइंट नंबर 2 है इंडस्ट्री का, पॉइंट नंबर 2 है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लाइन होना एडवर्स इफेक्ट क्यों था? क्योंकि ये जैसे ही हुआ, बताओ नंबर में क्या हो गया होगा? अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। बिल्कुल सही, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गई देश के अंदर। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कंट्री के अंदर हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई, क्योंकि जितना भी था हमारे कंट्री के अंदर लेबर, काश्तकार, आर्टिशियंस जो काम कर रहे थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि इंडस्ट्री तो बंद हो गई। अब वो कहां गए वापिस? अपने गांव, विलेजेस। और विलेजेस आके उन्होंने क्या किया? बर्डन क्रिएट किया किसके ऊपर? एग्रीकल्चर। तो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट हुई वहां पे? बिल्कुल हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर क्रिएट आज तक है। समझ में आया? आज तक भी नहीं जाने दी है। नंबर 2, जब हमारी इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई तो ऑटोमेटिक बात है, हमने क्या इंक्रीज करना पड़ा होगा हमको? इंपोर्ट। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स कंट्री के अंदर इंक्रीज हो गया, क्योंकि वो चीप मिलने लगा, सस्ता मिलने लगा और आसानी से मिलने लगा। ठीक है ना? तो हमारे देश के अंदर लोकल गुड्स की डिमांड कम हो गई और इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड ज्यादा हो गई। तीसरा ये मानते हैं कि हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक जो सबसे नेगेटिव इफेक्ट रहा वो ये रहा कि इंडस्ट्रीज तब होती जब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होती। कौन सी इंडस्ट्री होती? तो मेरे देश में क्या मतलब, मशीन बनाने वाली भी तो एक मशीन होनी चाहिए ना भाई। आप कह रहे हैं मुझे फैक्ट्री लगानी है, बहुत अच्छी बात है। फैक्ट्री में क्या लगा? मशीन, बहुत अच्छी बात है। मशीन कहां से आएगी? फैक्ट्री से, जहां मशीन बन रही है। फिर हुई बात, भाई तुम कह रहे हो मुझे ट्रक चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ट्रक कहां बन रहा है? फैक्ट्री के अंदर। तो अगर तुम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले एक ट्रैक्टर को तुम एक मशीन मान रहे हो कि मेरे एग्रीकल्चर में यूज हो रही है, तो उसको बनाने वाली भी तो एक इंडस्ट्री है ना, उसको कैपिटल गुड इंडस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो नहीं थी देश के अंदर। तो पॉइंट लिख लीजिए, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। देश के अंदर बिल्कुल भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी। ठीक है, जहां पे प्रोड्यूस हो सकते थे मशीन टूल्स। ठीक है, तो इसीलिए जब वो ही नहीं थे तो फिर आप हैवी इक्विपमेंट्स ही बनाने वाली फैक्ट्री थी, तो फिर आप फैक्ट्री तो कैसे लगाते? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, कंट्री के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं सोचा कि हम यहां पे फैक्ट्रीज लगाते हैं, क्योंकि उनका मतलब मकसद वो नहीं था। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का बहुत ज्यादा लिमिटेड रोल था। उन्होंने बोला कि यार हमारे देश में इंडस्ट्री, उन्होंने सिर्फ 2-3 चीजों पे ध्यान दिया। एक रेलवेज पे, किस पे ध्यान दिया? दूसरा कम्युनिकेशन पे, किस पे ध्यान दिया? ये तो याद है ना आपको, रेलवेज पे और कम्युनिकेशन। तीसरा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर जनरेशन पे, कि हाँ ठीक है थोड़ा पावर जनरेट अगर होगी कंट्री के अंदर तो फायदा हमें ही मिलेगा। तो उन्होंने उसी चीज को डेवलपमेंट, वहीं पे पैसा लगाया जहां पे उनको तरक्की थी, बाकी कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये 4 पॉइंट में इंडस्ट्रियल सेक्टर खत्म होता है। आप एक बार देख लीजिए। तो ये हमारे पास क्या है, अगर कोई पूछे क्या पढ़ा दिया आपने, मैंने पढ़ाया है इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ,
जिसके अंदर भी एक क्वेश्चन बन जाता है एक्सप्लेन द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है सिर्फ। एक व्हाट आर द या मतलब एक पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि राइट डाउन द मेजर हाइलाइट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर ब्रिटिश रूल। तो ये क्वेश्चन में तुम सारी हाईलाइट बताओगी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एडवर्स एडवर्स इफेक्ट, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। बात समझ में आया? और एक क्वेश्चन यही बनता है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन डिक्लाइन या डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वो कैसे हुआ, तो उसके आप दो फोल्ड तरीके बता सकते हो, और उसका एडवर्स इंपैक्ट क्या हुआ, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। तो दो क्वेश्चन अलग अलग बन जाते हैं। बताओ इतना समझ में आ रहा है? ये उसी को समझ में आ रहा है इसका दिमाग बिल्कुल एकदम सही काम कर रहा है, वरना लग रहा है कि क्या हो क्या रहा है। समझ में आया? जब हमने पहली बार पढ़ा था तो मैं आज एक दिन में सिर्फ मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, उसी पे लंबा भाषण दे दिया था मैंने, कहना देखो एग्रीकल्चर ये हुआ हो, बट अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सीधा काम की बात कर रहे हैं। अब मैंने बोला था इस चैप्टर रैंक बताऊंगा, तो जब सबसे पहले पढ़े एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़े, क्योंकि उसके अंदर जमींदारी सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बहुत बड़ा इंपैक्ट था देश के एग्रीकल्चर पे, आज तक भी जमींदारों को ताने मिल जाते हैं। ठीक है, जमींदारी आज भी आपको सुनने को कहीं ना कहीं मिल जाएगी। दूसरे पॉइंट पे जो मुझे पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर वो फॉरेन ट्रेड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तीसरे पे इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ना है। बात समझ में आया? फिर आगे ही पढ़ाऊंगा। फॉरेन ट्रेड का एक बार स्विस कैनाल वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे, उसमें स्विस कैनाल भी पढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो अब हमारे पास अगला पढ़ने के लिए वही है टॉपिक, इसलिए मैं आपको उसकी भूमिका बना रहा था कि फॉरेन ट्रेड पॉइंट नंबर 3 आ गया इस चैप्टर का पढ़ने के लिए। हाँ, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड बहुत इजी है। सबसे पहली बात, इंडिया एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था एंशिएंट टाइम से। हम लोग पहले से ट्रेड कर रहे थे, ऐसा वो नहीं, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, ये मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं एक बार एक वाइकिंग्स सीरीज देख रहा था, नेटफ्लिक्स पे है वो। तो वाइकिंग्स के अंदर एक, वाइकिंग्स तो बहुत पुराने टाइम पीरियड हो गया, बहुत पुराना टाइम पीरियड हो गया, वो नॉर्मैन मैथोलॉजीज पे चल रहे हैं बिल्कुल, नॉर्वे डेनमार्क ये पूरा एरिया का। तो उसके अंदर मैं देख रहा था, इंग्लिश में देख रहा था मैं वो सीरीज, तो अचानक से मुझे आवाज आई हिंदी में कि वाइकिंग के मतलब नॉर्वे में एक बाजार लगा हुआ है और वहां पे एक व्यक्ति बोल रहा है कि चिड़िया ले लो, चिड़िया खरीद लो, चिड़िया खरीद लो। मैंने कहा यार ये मेरे से ऑडियो चेंज हो गई, क्या हो गया ये? तो फिर मैंने देखा ना ऑडियो तो इंग्लिश ही है। तो उन्होंने वाइकिंग्स ने सीन दिखाया था कि वहां पे चिड़िया जो बेच रहा था वो हिंदी भाषा में बेच रहा था। समझ में आया? तो मतलब हम लोग ट्रेवल कर रहे थे तब भी, कितने पहले, लगभग 500-700 साल पहले भी हम लोग क्या कर रहे थे? ट्रेवल कर रहे थे। हम यहां से व्यापार नॉर्वे तक जा रहा था चिड़िया बेचने के लिए, कि मैं भैया वहां पे बेच के लाके शिप से इंडिया में पैसे लेके आऊंगा। तो हम शुरू से व्यापार कर रहे थे। मेरी बात समझ में आई ना? आपको नहीं समझ में आई? मतलब आपको मैं एक बार बताऊं, घूमना हमारे पूर्वजों की देन है। जो कहते हैं ना कि हम घूमने गए हैं या हम घूम के आ रहे हैं, हमारे पूर्वज बहुत घूमते थे, बहुत ज्यादा घूमते थे। कभी एंशिएंट आपको कहीं जाना को मिले, कोई तीर्थ विर्थ पे जाओ, तो वहां से अपनी वो डिटेल्स निकलवा सकते हो आप, तो आपको पता चलेगा 200 साल पहले मेरे पूर्वज होया है वहां पे कोई XYZ तीर्थ पे। तो आप सोचोगे 200-300 साल पहले चलेगा यार, 300 साल पहले गए कैसे होंगे? ना ट्रेन थी, ना बस थी, और कहां गए? 1500 किलोमीटर दूर। क्या? तो इमेजिन करके देखिए, मतलब हमारे उत्तराखंड में लोग लगभग 300 साल पहले भी, 250 साल पहले भी 4 धाम यात्रा पे आ रहे थे। तो आप सोचिए, तो घूमना हमारे पूर्वजों से हमें मिला है। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड में हम लोग बहुत सही थे। ठीक है, हमारे देश से चीजें जा रही थी बाहर, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने आगे उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट। अब पहला पॉइंट बता दीजिए फॉरेन ट्रेड में क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझ जाऊंगा कि आप अब क्या पढ़ रहे हैं। अब आप पढ़ रहे हैं, सुनो सुनो, अब आप पढ़ रहे हैं यहां पे स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे मेरे देश का फॉरेन ट्रेड क्या हो चुका था, वो भैया आप बता दीजिए प्लीज। तो भैया बुक में लिखा हुआ है, मैं तो सिर्फ समझाने वाला व्यक्ति हूं। पहला, आप लोग खुद बताएंगे, याद आ जाएगा। देखो आप एकदम याद आ जाएगा, हम क्या बन गए थे? एक्सपोर्टर ऑफ, बिल्कुल, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। कहा था ना मैंने, याद आ जाएगा। और बोलो इंपोर्टर किसके बन गए थे हम? प्रोडक्ट। एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। नंबर 2 पे मेरे देश में किससे हम सिर्फ सबसे ज्यादा ट्रेड किससे कर सकते थे? ब्रिटिश से। तो मोनोपोली, मोनोपोली कंट्रोल, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। 50% ट्रेड
हाफ ट्रेड तो सिर्फ आप इन्हीं के साथ कर सकते हो, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, अलग से भी आ सकता है बोर्ड में 3 नंबर का, ठीक है। यह है आपका ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ये ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का क्वेश्चन अलग से आ सकता है। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताइए कि हमारे कंट्री में ट्रेड करके जो एक्सपोर्ट सरप्लस बच रहा था उसका इस्तेमाल कहां हो रहा था। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। बात समझ में आई कि आपकी कंट्री में जो एक्सपोर्ट कर रहे थे पैसा तो आ रहा होगा ना, तो एक्सपोर्ट करके जो पैसा आ रहा था उसका एक्सपोर्ट सरप्लस का इस्तेमाल आप लोग कहां पे कर रहे थे। या फिर यह आ सकता है कि एक्सपोर्ट सरप्लस का मिसयूज कैसे हो रहा था। क्या हो रहा था? मिसयूज। बात समझ में आई कि एक्सपोर्ट सरप्लस का मिसयूज कैसे हो रहा था, जिससे इंडिया की वेल्थ क्या हो गई? ड्रेन। तो अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करके जाइएगा आप लोग, ठीक है। इसमें आप रीजंस लिखिए कैसे ड्रेन हुई। नंबर 1, अब ए पॉइंट इसके इंटरनल आता है। हमारे कंट्री में जितने भी भैया पैसा आया, एक्सपोर्ट सरप्लस आया, तो उसको लगा दिया गया टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंस इंकर्ड, मैंने पहले भी लिखवाया है आपको, बाय एन ऑफिस सेटअप या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जितने भी हमारे देश में उस टाइम के ऑफिसेस बने हैं, जितने भी हमारे देश में उस टाइम के डीएम हाउसेस बने हैं, ठीक है ना, कलेक्ट्रेट हाउसेस बने हैं, ठीक है ना, बिल्डिंग्स बनी है। कोलकाता से कोई है यहाँ पे, कोलकाता जाओ तो वहां बहुत बड़े बड़े इंपेरियल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं कोलकाता के अंदर। वो ब्रिटिशर्स की फेवरेट जगह थी, ठीक है। एक बार तो क्या वो कोलकाता कैपिटल भी ले गए थे हमारी, क्योंकि वो सी पोर्ट है बहुत बड़ा, तो उनको बहुत पास पड़ता था वहां से ट्रेड करना। तो उन्होंने सारा डेवलपमेंट कोलकाता में, देखो कोलकाता में आपको ट्रेन भी चलती मिलेगी, कोलकाता बहुत डेवलप्ड है, ठीक है, एज कंपेयर टू पूरा कंट्री अगर देखें तो कोलकाता में ब्रिटिशर्स ने बहुत डेवलपमेंट किया था अपने टाइम पे, ठीक है। तो जितनी बिल्डिंग्स बन रही थी हमारे यहाँ पे, जितनी बिल्डिंग्स बन रही थी, वो सारा पैसा कौन सा था? एक्सपोर्ट सरप्लस का पैसा वो ऑफिस सेटअप में लगा रहे थे। नंबर 2 से बात करते हैं, जितनी भी लड़ाइयां उस टाइम पे लड़ी जा रही थी उसका पैसा हमारी जेब से जा रहा था भाई। टू मेट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, पूरा कर लीजिएगा, ऑन वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंपोर्ट, फिर तीसरा पॉइंट लिखना, टू इंपोर्ट इनविजिबल ट्रेड। उनके जितने भी ऑफिशियल्स हमारी कंट्री में आते थे, जितने भी ट्रेवल हो रहे थे, वो सारे हमारे पैसों से हो रहे थे। तो यहां ड्रेन हो गई इंडिया की वेल्थ। बात समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं? ठीक है। अब यहां पे ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सुएज कैनाल का। ये सुएज कैनाल का क्वेश्चन आप लोग पक्का करना, ठीक है। इसमें सिर्फ इसकी डेट याद कर लेना, नीड याद कर लेना, और क्या था बात कर लेना। सुएज कैनाल एक स्ट्रेटेजिकली डेवलप्ड आर्टिफिशियल वाटरवे था। क्या बोला मैं? दूसरों से बोलो, स्ट्रेटेजिकली डेवलप्ड आर्टिफिशियल वाटरवे, या आप इसको बोल सकते हैं स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड आर्टिफिशियल वाटरवे इन द वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे था ये उस टाइम का, ठीक है। ये क्या कर रहा था? ये पूरे अफ्रीका के बीच से निकल रहा था, यूरोप को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा था इंडिया से। बात समझ में आई? तो अफ्रीका, पहले इंडिया से सामान कहां घूमता था? नीचे अफ्रीका, और अफ्रीका से घूम कहां जाता था? यूरोप। लेकिन ये सीधा कनेक्ट कर रहा था, जिसने हमारे जो भैया माइल्स होते हैं, नॉटिकल्स माइल, उन्हें कम कर दिया, ठीक है। तो आपको इसे एक बार जाके घर पे सुएज कैनाल को रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको सारी इसमें मिल जाएगी। क्लियर बच्चों? 5100 मतलब 5100 माइल से डिस्टेंस कम हो गई, 5100 माइल से डिस्टेंस कम कर दी थी सुएज कैनाल ने। क्लियर? डन? इसका डेट बता दो मुझे सुएज कैनाल की बस। 1869। बहुत बढ़िया, पक्का एक नंबर का क्वेश्चन था ये। इसकी डेट है 1869। आ जाओ फिर नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, ये आप एक बार देख लेना, डेमोग्राफिक कंडीशन।
डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर दोबारा एक नंबर का बहुत खतरनाक क्वेश्चन, क्या बताओ? अरे यार भूल जाते हो सब तुम लोग, चलो बोलो, मैं लिखता हूं, तुम बताना मुझे। ईयर बताओ, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्या है ईयर ये? 1921। क्यों बोलते हैं इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? एक ईयर और याद करना है आपको, वो कौन सा ईयर है? 1881। क्या हुआ इस ईयर में? फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 की क्या हिस्ट्री है बताओ? उसके बाद से पॉपुलेशन कभी कम नहीं हुई, बर्थ रेट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है। इससे पहले बर्थ रेट डेथ रेट में रेशो चल रहा था, बट 21 के बाद से बर्थ रेट कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ। देखने को मिला कि 21 के बाद से बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है बस। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 डन, पक्का। अब सुन लीजिए कि हमारी फिर वही क्वेश्चन क्या आएगा, डेमोग्राफिक कंडीशन अंडर किसके रूल? बिल्कुल अंडर ब्रिटिश रूल। क्या थी अंडर ब्रिटिश रूल? क्या थी डेमोग्राफिक कंडीशन? पॉइंट नंबर 1, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या शो करता है ये? मैंने मूवी बताई थी ना RRR, उसमें वो चेचक की बीमारी हो जाती है ना उन्हें, तो बोलता है कि भैया आलिया भट्ट वाला सीन याद है तुम्हें RRR में? वो बोलता है ना कि इनको जो है वो बीमारी हुई है, तो बोलता है अरे तुम मर्दा बंद भाई, मैं तो जा रहा हूं यहां से। समझ में आया? तो भैया वहां उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज, हमारे पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी, तो इसलिए हाई बर्थ रेट था और हाई था डेथ रेट। लिटरेसी भी नहीं थी इस बारे में, ठीक है। तो अब इसमें आप लोग अगर सीरियसली पढ़ रहे हैं तो ये एक्सप्लेन करेंगे पहले कि बर्थ रेट क्या होता है, फिर एक्सप्लेन करेंगे कि डेथ रेट क्या होता है। दोनों पर 1000 होते हैं। बर्थ रेट अगर एक्सप्लेन करने के आएंगे तो मतलब होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000। अगर डेथ रेट एक्सप्लेन करने के लिए आया तो बोलेंगे नंबर ऑफ पर्सन डाइंग पर 1000। तो अगर ये आए डेमोग्राफिक का क्वेश्चन और तुम लिखो हाई बर्थ रेट डेथ रेट, तो हेडिंग है ये, इसके अंदर आपको बर्थ रेट डेथ रेट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बर्थ रेट मींस दिस, डेथ रेट मींस दिस, और 48 और 40 का रेशियो है, आपको पता चलना चाहिए कि 48 बर्थ रेट थी और 40 क्या थी? डेथ रेट, ठीक है। या आप बुक से एक बार रिवाइज देख लेना, बट बर्थ रेट डेथ रेट आप एक्सप्लेन करके आएंगे, दोनों हाई थी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट पहले को रिफ्लेक्ट करेगा, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी पूरी कंट्री के अंदर, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी। इस पुअर हेल्थ फैसिलिटीज के कारण ही कंट्री के अंदर था हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है? नवजात शिशु का मृत्यु दर। ये तो लिख के नंबर नहीं मिलेंगे ना, लेकिन इन्फेंट मॉर्टेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर। 1000 बच्चों ने जन्म लिया एक साल में देश में, उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल की उम्र पार करने से पहले ही जिनकी डेथ हो गई? उनको बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी। वो क्या थी? हाई, ठीक है। इसका रिकॉर्ड था कि 218 पर 1000, 1000 में से 218 बच्चे की मृत्यु हो जाती थी 1 साल की उम्र पार करने से पहले, ठीक है। ये 2011 में बहुत कम हो गई, 44 पर 1000 पे आ गई, अब तो और भी कम शायद हो गई होगी, ठीक है। हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी और पुअर हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से ही थी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ज्यादा लोग जिंदा नहीं रहते थे, सिर्फ 44 इयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। कितने ईयर की? 44 इयर्स। डन। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, देश में थी एक्सट्रीम लो लिटरेसी रेट, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब स्कूल कॉलेज का ऐसा कोई सेटअप नहीं था कि लिटरेसी पे ध्यान दे रहे, मतलब गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही थी, सेटअप कर रही थी पर ध्यान नहीं दे रही थी। फीमेल लिटरेसी जो है वो सिर्फ 7 थी, ये आप देख लीजिएगा, मैंने पिछली बार लिखवाई है, सिर्फ पॉइंट से बात कर रहे हैं आज हम। और देश के अंदर थी बस गरीबी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हो गया खत्म, इतना ही है बस, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का, रीड कर लेना बस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रीड, बता दो सबसे ज्यादा कौन सा ऑक्यूपेशन था कंट्री के अंदर? एग्रीकल्चर। तो भैया प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी ऑक्यूपेशन वही था, डोमिनेट भैया ऑक्यूपेशन वही था। और देश में एक रीजनल वेरिएशन देखने के लिए आया
वो आप इसको रीड कर लेना घर जाके एक बार, बस ज्यादा नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। जल्दी जल्दी मुझे बताइए, सुनो भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर से खतरनाक क्वेश्चन बताऊंगा आपको। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो ना, इनसे अकेला 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि ये आ सकता है कि राइट डाउन द रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। तो रीजन बताओ कि उन्होंने रोड्स, तो उसमें 3 रीजन बताने हैं आपको मेन। एक तो रोड्स का, एक रेलवे का, और एक भैया इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का। तो ये आ सकता है कि उन्होंने रोड्स क्यों बनाई, रेलवे क्यों सेटअप करे, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ क्यों सेटअप किया। बात कुछ समझ में आई। फिर रेलवेज पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि रेलवेज को ब्रिटिशर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है हमारी कंट्री में, ठीक है, वो आ सकता है। इसके बाद आपके पास इस चैप्टर में रोड्स का अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि रोड्स को वो क्यों यूज कर रहे थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में 4 क्वेश्चन कवर करके चलता है। एक खुद अपने आप में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक रेलवेज और एक रोड्स। 4 क्वेश्चन हो गए इस एक क्वेश्चन के अंदर। बात समझ में आए। तो पहला देखते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, नंबर 1 पे देखते हैं रोड्स। अब रोड्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहली बात, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमारे कंट्री के अंदर इतनी रोड्स नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, उन्होंने उसका रीजन क्या दिया, स्कार्सिटी ऑफ फंड्स। क्या रीजन दिया कि भाई साहब पैसा नहीं है हमारे पास इतना कि इतनी रोड्स तुम्हें बना के दें। दूसरा उन्होंने रीजन दिया कि आपके देश के अंदर वेदर कंडीशन बहुत खराब है। क्या खराब है, वेदर। रोड बनाते हैं बह जाती है, तो कब बनाए। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि रोड्स को एक्चुअली बनाया क्यों गया। तो उसमें आपको यह बताना है कि इनका मेन काम था 2, मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग द रॉ मटेरियल। 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्या है, मोबिलाइजिंग आर्मी और शिफ्टिंग रॉ मटेरियल। जो लिख रहा है वो लिख ले। रोड्स को कंट्री में मेन बनाने का रीजन यही था कि एक तो ये फटाफट आर्मी को इधर से उधर मोबिलाइज कर सके, दूसरा जो रेलवे तक रॉ मटेरियल पहुंचाना है खेतों से निकाल के, वो तभी पहुंच पाएगा जब क्या होगी, रोड। बात समझ में आया। इसलिए मैक्सिमम देश की रोड देख लेना, अंग्रेजों के टाइम की खेतों के बीच से निकलती है वो। आज ही बता रहा हूं मैं आपको, इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं, बेस्ट एग्जांपल आपके हरिद्वार में। आपने हरिद्वार ना, आप लोग ना रुड़की से हरिद्वार मत आना, आप हरिद्वार आना रुड़की से लक्सर होते हुए। तो उन्होंने ये रुड़की से हरिद्वार वाली रोड नहीं बनाई, उन्होंने, अंग्रेजों ने नहीं बनाया, उनको रुड़की से हरिद्वार कनेक्ट नहीं करना था। बाद में बहुत डिमांड कर करके उन्होंने जटवाड़ा पुल बनाया ज्वालापुर के अंदर, जो कनेक्ट करता था एकमात्र इधर से इधर। बाद में कोई पुल नहीं था, सीधा हरिद्वार से ज्वालापुर आओ और ज्वालापुर से आप फिर जटवाड़ा पुल क्रॉस करो, जटवाड़ा पुल क्रॉस करके फिर आप कहां जा सकते हो, रुड़की। तो आप देखना जटवाड़ा पुल पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये पुल लगभग 200 साल पुराना हो चुका है, तब नया पुल उन्होंने बोर्ड लगा दिया वहां पे, अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ पुल है, ये लिख रखा है। सो जटवाड़ा पुल कनेक्टेड था। तो कभी अगर आपको फील करना है ये पूरा एनालिसिस रोड्स और रेलवेज की, तो आपको मैं बताता हूं, आज फील कर लेना या कभी जब टाइम मिले। रुड़की से उन्होंने रोड जो डाली वो डाली लक्सर से हरिद्वार। क्या डाली, लक्सर से। तो जो रुड़की से रोड लक्सर से हरिद्वार निकल के आ रही है ना, उसमें हरिद्वार के सारे एग्रीकल्चर वाले गांव हैं। आप देख लो, चाहे आप वहां से निकलते हुए आओ पूरा पथरी, भोगपुर, ठीक है ना, दिनारपुर, जियापोता, मिस्सरपुर, फेरूपुर, ठीक है, पंजेडी, और पूरा घूम के जगजीतपुर घूम के फिर कहां आएंगे हम, कनखन। कहां आएंगे, कनखन। बात समझ में आई नहीं। फिर सारा सामान जाएगा भैया हमारे पास रेलवे से, रेलवे पे, रेलवे में सब जाएगा सामान, ठीक है ना। और फिर वो अगेन जटवाड़ा पुल से पार करेंगे लाल पुल, और फिर देखिए रेलवे लाइन हरिद्वार से रुड़की नहीं है, लालपुर ट्रेन पार करके किधर निकल जाएगी, लक्सर। फिर वो लक्सर से घूम के कहां जाएगी, रुड़की। आज भी हमारे हरिद्वार बेस्ट एग्जांपल है, रुड़की फेवरेट जगह थी इनकी। इन्होंने पहला इंजन भी रुड़की में ही बनाया था रेलवे का, मैंने बताया था आपको, वो टेस्ट कराया था रुड़की से देवबंद, गूगल कर लेना, ठीक है। तो रुड़की की बड़ी पसंदीदा जगह थी। रुड़की में आपको आज भी 2-3 वेयर हाउसेस हॉल मिल जाएंगे, किसके टाइम के, ब्रिटिशर्स के टाइम के, ठीक है। तो वो बेस्ट एग्जांपल है आपके हरिद्वार में रोड्स और रेलवेज का। पूरा रेलवे ट्रैक वही है अंग्रेजों के टाइम का, और रोड भी पूरी वही है अंग्रेजों के टाइम की, ठीक है भाई, अंग्रेजों का टाइम। तो रोड का समझ में आ गया, दोनों समझ में आ गया रोड का।
अब सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, नंबर 2 पे, जिसका नाम क्या है? रेलवेज। मुझे सिर्फ इतना बता दो, रेलवेज को इंट्रोड्यूस कब किया गया? जल्दी बता दो। देखो, रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया है 1850 में, 1850 में। और जो फर्स्ट हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, मतलब पहला इंजन हमारे पास चला, ठीक है, वो 16 अप्रैल 1853 में चला, बॉम्बे टू थाने। 34 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। क्लियर है इतना? तो अब आपसे टीचर या पेपर में इंपॉर्टेंट ये पूछ सकते हैं, सुनिए क्वेश्चन लिखिए रेलवेज का, कि रेलवेज के इंट्रोड्यूस होने के बाद 2 इंपॉर्टेंट इफेक्ट बताओ जो हमारी इंडियन इकोनॉमी पे हुए हैं। पहला इफेक्ट तो ये है कि हमारे लोग जो है वो ट्रेवल ज्यादा करने लगे रेलवे आने के बाद। ठीक है, रेलवे एनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस, enable people to undertake long distance। मैंने पहले आपको समझाया है, मजाक में जाके बताया है कि लोग अपनी लड़की का रिश्ता वहीं करते थे जहां तक की ट्रेन होती थी, कि कम से कम आ तो जा सकेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, तो इसने क्या रिजल्ट दिया? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये कि इट ब्रोक geographical and cultural barrier and promote national integration। It broke geographical and cultural barrier। ठीक है, ये इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट था। और अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, तो ये आंसर नहीं लिखना। समझ में आ गए? ओए सुनो होशियारो, मैं तुम्हें होशियार मान के पढ़ा रहा हूं। ये पहली बार पढ़ा रहा होता तो बताता भी ना। होशियारो सुनो, ये तब लिखना जब क्या बोलेगे, इंडियन इकोनॉमी पे तुम उसका इफेक्ट बताओ। लेकिन अगर वो ये पूछे कि रीजन क्या था रेलवे के इंट्रोडक्शन का, तो ये नहीं लिखना। तो रीजन में क्या लिखोगे आप लोग अगर पूछे तो? कि भैया उनको हमारे कंट्री से प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स को निकालना था, उनको हमारी कंट्री से एग्रीकल्चर को फास्ट करना था, उनको हमारी इंडस्ट्री में एक बल्क कैरियर चाहिए था। क्या चाहिए था? बल्क कैरियर। तो इसलिए उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दी? रेलवे। बात समझ में आई? तब वो लिखा जाएगा। क्लियर? तो ये अंदर से एक क्वेश्चन आया, तो इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए। अच्छा, तीसरा हमारे पास आता है एयर एंड वाटरवे। एयर एंड वाटरवे पे ज्यादा कुछ है नहीं। क्या टाइम, कितना टाइम लगेगा? टाइम देख रहा तुम? है भी टाइम? ठीक है, बस हो जाएगा। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट रीड कर लीजिएगा, ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन है नहीं। और फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को मेन रीजन था बनाने के लिए कि इनका सबसे पॉपुलर था एक्सपेंसिव सिस्टम, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। बट ये सिर्फ इसीलिए इसको इतना ज्यादा सही करना चाहते थे कम्युनिकेशन को, ताकि पूरी कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। क्या मेंटेन रहे? लॉ एंड ऑर्डर। तो अब यहां क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो उसमें एयर एंड वाटर वाला उड़ा देना, 3 लिखना। कौन कौन से? रोड, रेलवेज और कम्युनिकेशन। तो रोड में आप लिख सकते हैं टू बिल्ड द सिस्टम फॉर फास्ट मोबिलाइजिंग द आर्मी, हाँ, एंड शिफ्टिंग द रॉ मटेरियल। रेलवे में भी यही लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, कि भैया बल्क कैरियर चाहिए था। क्लियर? फास्ट ट्रेवल करना चाहते थे वो लोग अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, और रॉ मटेरियल की फास्ट मूवमेंट। मैंने आपको पिछली बार तो रेलवे में ग्रिड सिस्टम समझाया था, अब नहीं समझा रहा, वो पता होगा कि कैसे स्टेशन कनेक्ट हुए थे। किससे? रेलवे स्टेशन। किससे कनेक्ट हुए थे? रेलवे जंक्शन। और रेलवे जंक्शन कैसे कनेक्ट है? सी पोर्ट से। आज भी हमारे हरिद्वार चलती है ना, हरिद्वार टू कहां? हावड़ा। भाई सुन लो, थोड़ा सुन लो, हमारे देश में हर एक रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेन कनेक्ट होती है रेलवे जंक्शन पे। और जितनी जंक्शन है ना, उन सबसे आपको ट्रेन मिलेगी पक्का सी पोर्ट की। ठीक है, तो कोई भी जंक्शन पे खड़े हो ना देश के, तो बॉम्बे की, कोलकाता की, मद्रास की और गुजरात सूरत की, इन 4 जगह ट्रेन आपको मिल जाएगी पक्का। बात समझ में आई? क्योंकि जंक्शन से सामान ट्रेवल, तो उन्होंने जो रेलवे लाइन डाली ना, रेलवे लाइन, वो यही रेलवे लाइन बिछाई थी उन्होंने। तो वो सबसे ओल्डेस्ट रेलवे लाइंस है जो जंक्शन से सी पोर्ट को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये सारा रीजन है। खत्म हो गया आप लोगों के पास ये चैप्टर। अबे रुक जाओ, अभी कहां खत्म हो गया? पागल हो गया तुम? सुनो, अगर टीचर की लड़ाई हो गई हो अपने घर पे और मूड बिल्कुल खराब हुआ और क्वेश्चन बनाना हुआ, तो क्वेश्चन देगा व्हाट आर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। क्या क्वेश्चन देगा? पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल।
तो ये वाला क्वेश्चन एक करके जाना है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, 3 पॉइंट कर जाना बस, 3 से ऊपर नहीं आएगा। इसमें 3 तो आपको मैं भी याद करा देता हूं, सोचो जरा जरा 3 में। पहले हम बैलगाड़ी पे चल रहे थे, उसके बाद रेलवे आ गया, तो बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, बेटर मींस ऑफ कम्युनिकेशन, चिट्ठी पत्र आ गए, है ना। और बता दीजिए, बेटर एक हमारे कंट्री में क्या आ गया, मॉनेटरी इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी, मॉनेटरी इकोनॉमी सेटअप करी, और हमें एक फूड ग्रेन्स का के लिए सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। ये मत लिखना, ये पूरा वैलिड नहीं हो रहा, 3-4 तुम लिख दोगे इसमें पक्का। अब तुम्हारे पास एक नंबर में बिल्कुल डराने वाले क्वेश्चन इनमें से कुछ भी आ सकते हैं। वैसे तो पूरा क्वेश्चन बनता है ये कि एक्सप्लेन कीजिए स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि फाइनली अब तुम्हारा देश कैसा था आजाद होने के बाद, क्या नाम दोगे उस इकोनॉमी को, ठीक है। वरना एक नंबर का क्वेश्चन इनमें से किसी भी एक इकोनॉमी पे आ सकता है डिफाइन करने के लिए, तो लिखते रहिएगा। नंबर 1 पे हमारे देश में हमने देखने के लिए मिली कि कॉलोनियल इकोनॉमी थी, मैं कॉलोनियल इकोनॉमी समझा चुका हूं आपको, ठीक है। जब एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम दूसरे कंट्री को कंट्रोल करता है, एक रूलर होता है और दूसरा कौन होता है, कॉलोनी, क्लियर। नंबर 2 सेमी फ्यूडल, सेमी फ्यूडल सिस्टम के अंदर भाई साहब रिश्ता होता है 2 लोगों के बीच में। यहां पहले सब मालिक थे, लेकिन अब 2 लोग हैं, एक मालिक है और एक कौन है, नौकर, मकान मालिक और किराएदार। पहले सब मकान मालिक थे, ठीक है। तो अब ये सिस्टम आ गया सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे देश को मिली स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट का मतलब होता है जिसकी ग्रोथ बहुत लो रेट से हो रही हो, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। भाई तुम देखो, थोड़ा स्पेलिंग देख के चला करो, मैं तेज लिखता हूं तो मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी कौन सी है, जिसकी ग्रोइंग क्या है, एट वेरी लो रेट, ठीक है। नंबर 4 हमें मिली बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी इसलिए बोलते हैं कि कंट्री के अंदर हर एक चीज लो थी, लो प्रोडक्टिविटी, लो पर कैपिटा, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, मास इलिटरेसी। तो अगर देखें तो ऐसी इकोनॉमी को क्या बोलेंगे, पिछड़ी हुई, पिछड़े हुए लोग। पिछड़े हुए कौन होंगे, पढ़े लिखे नहीं है, डेथ रेट बर्थ रेट का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है, उनको प्रोडक्टिविटी उनकी खत्म है, इनकम कैपेसिटी उनकी खत्म है, तो क्या बोलोगे, ये क्या है, पिछड़े हुए। तो हम पिछड़े हुए थे, बैकवर्ड इकोनॉमी, क्लियर। 5th मिली हमें डिप्लीटेड। डिप्लीटेड का मतलब होता है डेप्रिशिएटेड। हमारे देश की एसेट्स को जो बची थी उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी थी, क्योंकि वो एसेट्स का इस्तेमाल हुआ वर्ल्ड वॉर में, तो वहां से उनकी वैल्यू क्या हो गई, डेप्रिशिएट, ठीक है। डिप्लीटेड इकोनॉमी मिली। और लास्ट जिसको आज तक भुगत रहे हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसे, एम्प्योर्डेड। एम्प्योर्डेड इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी, जो इकोनॉमी चल रही हो, डिस्क्रिमिनेशन पे, किस पे, लोग बटे हुए हैं, डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी थी, लोग बटे हुए हैं जाति पे, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर। क्या बोला मैंने, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर, सब लोगों को बांट दिया पूरे हिंदुस्तान को हमारे, और फिर कह दिया कि अब तुम झेलो, और हम झेल रहे हैं आज तक। बात समझ में आई नहीं आई, ये फाइनल कंक्लूजन था। अब लिख सकता हूं मैं एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1।